ओके, तो लास्ट मीटिंग में हमने नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी। हमने बात की कि एक मीट्रिक भी इंड्यूस किया जा सकता है हर नॉर्म से, यानी हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मीट्रिक स्पेस भी होती है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर मीट्रिक किसी न किसी नॉर्म से इंड्यूस किया गया हो। उसके लिए हमने ये एक एग्जांपल देखी थी। इसके साथ साथ डिस्क्रीट मीट्रिक जो है वो भी एक ऐसा मीट्रिक है जो किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होता। उसको भी आप सेम इन्हीं दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है जिसको होमोजीनिटी कहा जाता है, होमोजीनियस कंडीशन कहा जाता है, ये सेटिस्फाई नहीं होती। डिस्क्रीट के लिए भी डिस्क्रीट मीट्रिक जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि टी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक भी किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट हमने सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस के बारे में भी बात की थी और सब स्पेस ऑफ अ बनार्क स्पेस के बारे में। ओके, अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस हो एक्स, उसकी सब स्पेस से मुराद उस स्पेस को एज अ वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हुए उसकी एक ऐसी सब स्पेस जिस पर हम नॉर्म को भी रिस्ट्रिक्ट कर दें। यानी ये अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है एक्स जो कि नॉर्म स्पेस भी है, तो चूंकि ये एक वेक्टर स्पेस है हम इसके अंदर एक ऐसा सबसेट लेंगे जो इसका सब स्पेस होगी, एज अ वेक्टर स्पेस सब स्पेस होगी। सब स्पेस होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ वाई, y1 and y2 and alpha beta belong to the field alpha y1 minus या plus beta y2 must belong to सेट y। यानी वेक्टर सब स्पेस होना जरूरी और फिर ये है कि उसी नॉर्म को हम सेट y तक रिस्ट्रिक्ट कर लें तो सेट y इटसेल्फ एक नॉर्म स्पेस बन जाती है जिसे नॉर्म सब स्पेस कहा जाता है। ओके, और अगर ये सबसेट एक क्लोज्ड सबसेट हो तो इसको क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एक्स कहा जाता है। और जब हम बनार्क स्पेस की सबस्पेस की बात करते हैं तो बनार्क स्पेस बेसिकली एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस होता है, लेकिन इसकी सबस्पेस में कंप्लीटनेस कंडीशन का होना जरूरी नहीं होता। A subspace Y of a Banach space X is a subspace of X considered as a norm space. Just ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो सब स्पेस है वो कब कंप्लीट हो सकती है। अ सब स्पेस y of a Banach space X is complete if and only if the set y is closed in X। अगर जो हम सब स्पेस ले रहे हैं y, अगर वो y क्लोज्ड है तो अल्टीमेटली वो कंप्लीट भी होगी। यानी बनार्क स्पेस पहले है, बनार्क स्पेस के अंदर कोई भी सब स्पेस जो है वो अगेन बनार्क स्पेस उसी सूरत में हो सकती है जब वो सब स्पेस एक क्लोज्ड सेट भी हो। अच्छा, नेक्स्ट हम ये डिफाइन करने लगे थे कि कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस से क्या मुराद है। जैसा कि कन्वर्जेंस हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स स्पेसेस में भी, टोपोलॉजी में भी हमने डिस्कस की, उसके बाद हमने रियल एनालिसिस या कैलकुलस में भी डिफाइन की थी। तो नॉर्म स्पेस में हम जो डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं वो नॉर्म है बेसिकली। तो यहाँ इस तरह से डिफाइन की जा सकती है कि अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ नॉर्म स्पेस एक्स इज कन्वर्जेंट if x contains a point small x such that limit n tends to infinity norm of x n minus x is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि ये रही हमारे पास स्पेस x, इसके अंदर हमने एक सीक्वेंस लिया x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है ये इस नंबर x की तरफ कन्वर्ज उसी सूरत में करेगा कि एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म। आप ऐसा करें कि एक्स वन और एक्स का डिस्टेंस मालूम करें, नॉर्म इसी सेंस में हम बात कर रहे हैं। एक्स टू और एक्स का डिस्टेंस मालूम करें, एक्स थ्री माइनस एक्स का नॉर्म फाइंड करें एंड सो ऑन, एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म फाइंड करें। तो जिस तरह से आप जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें, अगर ये डिफरेंसेस का जो डिस्टेंस है ये जीरो की तरफ अप्रोच कर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है और इस एक्स का स्मॉल एक्स का स्पेस एक्स में मौजूद होना भी जरूरी है और इस स्मॉल एक्स को लिमिट कहा जाता है। टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो लिमिट है उसका यूनिक होना जरूरी नहीं है, जबकि नॉर्म स्पेसेस में लिमिट का यूनिक होना जरूरी है। अच्छा, कोशी सीक्वेंस जैसे हम वहां पर डिफाइन करते हैं सेम यहाँ पर भी है क्या, सीक्वेंस एक्स एन इन अ नॉर्म स्पेस एक्स इज कोशी।
If for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that xm minus xn norm is less than epsilon whenever m and n are greater than this n. This n is a natural number, not set of natural number. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रॉडर बेसिस के बारे में। जब हमने वेक्टर स्पेसेस पढ़ी थी तो वेक्टर स्पेसेस में हमने बेसिस की बात की थी। बेसिस क्या होती हैं कि अगर वेक्टर स्पेस में देखा जाए तो बेसिस एक ऐसा सेट होता है जो वेक्टर स्पेस के तमाम मेंबर्स को जनरेट करता है, या यूं कहें कि वेक्टर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स उस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिक वे में लिखे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो यूं हो सकता है कि बीटा जिसके एलिमेंट्स ये हों x1 x2 अप टू सो ऑन xn, चलें फाइनाइट की बात करते हैं। तो दिस इज बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V इफ फॉर एनी V बिलोंग टू V, यानी कोई भी वेक्टर लिया जाए, V can be written as alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus up to so on plus alpha n xn, and this representation is unique. यूनिक वे में लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सके तो हम ये कहते हैं कि ये जो कलेक्शन बीटा है ये बेसिस है। तो यहाँ पर भी हम यही डिफाइन कर रहे हैं, if a norm space X contains a sequence En with the property that for every X belong to X there is a unique sequence of scalars such that the distance between X and their linear combination tends to 0 as n tends to infinity। या फिर हम इसको यूं भी लिखते हैं, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये ऊपर लिमिट की डेफिनेशन बन रही है कि xn माइनस x नॉर्म अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू x। अगर इन तमाम की लिमिट लेने से हमें x मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये बेसिस है या फिर श्रॉडर बेसिस है, और ये यूनिक वे भी होता है। और ये जो x है ये तमाम एलिमेंट्स के लिए है, यानी वेक्टर स्पेस जो है, जो नॉर्म स्पेस है, उसके हर एलिमेंट के लिए अगर हमें कुछ ना कुछ स्केलर्स मिलते हो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम ये कहते हैं कि ये जो कलेक्शन है E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, ये कलेक्शन शॉर्टर बेसिस कहलाती है। और अगर वो शॉर्टर बेसिस हो तो फिर x को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि समेशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी अल्फा k e k। अगर देखा जाए तो ये यही बन रहा है ना, अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा 3 E3 प्लस अप टू सो ऑन, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि इफ अ नॉर्म स्पेस X हैज अ शॉर्टर बेसिस, अगर कोई भी नॉर्म स्पेस जो शॉर्टर बेसिस रखती हो, यानी एक ऐसा सेट कि वेक्टर स्पेस या उस नॉर्म स्पेस के हर एलिमेंट को उस कलेक्शन के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा सके, तो जो X है वो सेपरेबल स्पेस होती है। तो सेपरेबल की डेफिनेशन आप जानते हैं। ओके, अब इसके कन्वर्स की अगर हम बात करें कि क्या ये जरूरी है कि हर सेपरेबल स्पेस की भी शॉर्टर बेसिस हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर हम सिर्फ सेपरेबल स्पेस की ही बात ना करें बल्कि सेपरेबल बनाक स्पेस की बात करें तो फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए शॉर्टर बेसिस हो। लेकिन ये अपने तौर पर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा 1973 तक। बनाक ने ये क्वेश्चन पोज किया था, उसने पूछा कि क्या वाकई हर सेपरेबल स्पेस या हर वो स्पेस जो बनाक भी हो और सेपरेबल भी हो, क्या उसकी शॉर्टर बेसिस भी होंगी। तो ये 1973 में एनफ्लो ने प्रूव किया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसने एक सेपरेबल बनाक स्पेस बनाई जिसकी शॉर्टर बेसिस नहीं थी। हम ये नहीं पढ़ रहे कि वो कौन सी सेपरेबल बनाक स्पेस थी, लेकिन ये ट्रू है कि बनाक स्पेस और सेपरेबल स्पेस में जरूरी नहीं है कि शॉर्टर बेसिस भी हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक रिजल्ट है कि लेट x1 x2 अप टू xn बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन द नॉर्म स्पेस x ऑफ एनी डायमेंशन। हमने एक नॉर्म स्पेस ले रखी है, नॉर्म स्पेस के अंदर हमने टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए। ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम जानते हैं कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो जब तमाम कोएफिशिएंट 0 हो। ओके,
तो अगर हमें कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलता हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉजिटिव नंबर सी भी ऐसा मिलता है जिससे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जो मर्जी अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन ले लिए जाए, तो अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अप टू अल्फा एन एक्स एन नॉर्म विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टाइम अल्फा वन मॉड प्लस अल्फा टू मॉड प्लस अप टू अल्फा एन मॉड। तो आप जस्ट इसकी स्टेटमेंट की हद तक इसको समझ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस y ऑफ अ नॉर्म स्पेस x इज कंप्लीट। अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस हो और हम नॉर्म स्पेस की कोई भी सब स्पेस ऐसी लें जिसकी फाइनाइट डायमेंशन हो। अब फाइनाइट डायमेंशन किस सेंस में बात हो रही है, हम पहले कह चुके हैं कि जो नॉर्म स्पेस की सब स्पेस है वो बेसिकली एक वेक्टर सब स्पेस है, और क्योंकि वो एक वेक्टर स्पेस है तो हो सकता है उसकी फाइनाइट डायमेंशन हो। तो अगर वाकई उसकी फाइनाइट डायमेंशन होगी तो फिर वो सब स्पेस कंप्लीट भी होगी। तो ये है हमारे पास एक स्पेस एक्स के अंदर अगर हम एक ऐसी सब स्पेस ले लें y जो कि फाइनाइट डायमेंशनल भी हो, तो फिर ये जरूरी है कि ये जो y है ये कंप्लीट भी हो, यानी ये जो नॉर्म स्पेस है ये बेसिकली बनाक स्पेस बन जाएगी। ओके, तो अगर इसी केस को यूं देखा जाए कि अगर ये जो स्पेस x है ये अपनी सब स्पेस तो है, यानी अगर पूरी नॉर्म स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो उस सूरत में वो भी बनाक स्पेस बन जाएगी। तो ये बताया जा रहा है कि इन पर्टिकुलर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट, या फिर यूं कहें कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज बनाक स्पेस। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम है क्लोजनेस से रिलेटेड है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस y ऑफ अ नॉर्म स्पेस x इज क्लोज्ड इन x। कि हमारे पास अगर नॉर्म स्पेस की कोई भी ऐसी सबस्पेस लें जो फाइनाइट डायमेंशनल हो, पहले हम कह चुके हैं कि वो कंप्लीट होती है, अब हम ये कह रहे हैं कि वो क्लोज भी होगी। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्विवेलेंट नॉर्म के बारे में कि हमारे पास अगर दो नॉर्म दिए गए हों सेम वेक्टर स्पेस पर, ये वेक्टर स्पेस x है, एक नॉर्म हम ये डिफाइन कर लेते हैं जिसे हम जस्ट इससे डिनोट कर रहे हैं। तो नॉर्म बेसिकली एक फंक्शन है सेट x से सेट r की तरफ जो उन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। और अगर हम एक और नॉर्म डिफाइन करें जिसे नॉर्म नॉट कहें, वो भी एक सेट फंक्शन है सेट x से सेट r की तरफ। तो बेसिकली ये दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। हम इन दोनों फंक्शंस को इक्विवेलेंट उस सूरत में कहेंगे, इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, a norm dot on a vector space x is said to be equivalent to a norm 0 on x if there are positive numbers a and b such that this condition is satisfied। अगर हमें कोई से दो ऐसे पॉजिटिव नंबर मिल जाएं कि वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट x लें, तो x नॉर्म अगर इन दो नंबर्स के दरमियान कंडेंस हो जाए, सैंडविच हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो x नॉट है, ये जो नॉर्म नॉट है और जो नॉर्म है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। और फिर ये एक और अच्छी बात ये है कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन एक्स डिफाइन द सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी जो हमारे पास स्पेस है इन दोनों नॉर्म्स की मदद से हम ये जानते हैं कि जो नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस है और जो मीट्रिक स्पेस है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ये हम कह रहे हैं कि उस नॉर्म से जो बनने वाली टोपोलॉजी होगी वो चाहे हम नॉर्म से बनाएं या नॉर्म नॉट से बनाएं, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो उनसे बनने वाली टोपोलॉजी यूनिक होगी, डिफरेंट नहीं होगी। ओके, और एक और अच्छी बात यह है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर कोई से भी दो नॉर्म डिफाइन किए जाएं वो इक्विवेलेंट होंगे। जिस तरह से मर्जी आप उस पर नॉर्म डिफाइन करें वो आपस में इक्विवेलेंट होंगी, यानी उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, नेक्स्ट चंद एक और रिजल्ट्स हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस हम ये जानते हैं, हमने टोपोलॉजी में अभी चंद दिन पहले ही पढ़ी है कि एक ऐसी स्पेस जिसमें, चलें ये डेफिनेशन ही देख लें। A metric space X is said to be compact if every sequence in X has a convergent subsequence। आपको याद हो वहां पर हमने ये सीक्वेंशियली कंपैक्ट की बात की थी, लेकिन तब मैंने वहां एक रिजल्ट ये बताया था कि सीक्वेंशियली कंपैक्ट हो, लोकली कंपैक्ट हो, सॉरी सीक्वेंशियली कंपैक्ट हो, काउंटेबली कंपैक्ट हो या कंपैक्ट हो,
मीट्रिक स्पेस में इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कंपैक्टनेस उनमें से जिस तरह से भी डिफाइन कर दी जाए ओके है। या हम यूं डिफाइन करें कि एवरी ओपन कवरिंग हैज अ फाइनाइट सब कवरिंग, फिर भी ओके है। या फिर हम इस तरह से डिफाइन कर लें कि एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तब भी वो कंपैक्ट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट है कंपैक्ट सब स्पेस कि क्या सब स्पेस कंपैक्ट किस सूरत में हो सकती है। पूरी मीट्रिक स्पेस, अब हम मीट्रिक की बात कर रहे हैं, जस्ट अभी हमने नॉर्म की बात नहीं की। A subset M of a metric space X is said to be compact if M is compact considered as a subspace of X। यानी एक सबस्पेस है, अगर वो सबस्पेस बीइंग अ मीट्रिक सबस्पेस भी कंपैक्ट स्पेस है तो हम कहेंगे कि दैट इज द कंपैक्ट सबस्पेस। या फिर यूं कहें कि ये हमारे पास स्पेस X है, इसके अंदर जो हमने सबस्पेस ले रखी है M, अगर इस M के अंदर हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी मौजूद हो, M की बात हो रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि M इज द कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ X। समटाइम ऐसा हो सकता है कि पूरी स्पेस तो कंपैक्ट ना हो, लेकिन उसकी जो सब स्पेस है वो कंपैक्ट हो। अ कंपैक्ट सबसेट M ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि किसी भी मीट्रिक स्पेस की कोई भी कंपैक्ट सब स्पेस ली जाए या कंपैक्ट सबसेट लिया जाए तो वो बाउंडेड भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। क्योंकि मीट्रिक की बात हो रही है तो क्लोज डिफाइंड है। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपैक्टनेस, कंपैक्ट सबसेट implies bounded and closed। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी क्या एक ऐसा सबसेट जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, क्या जरूरी है कि वो कंपैक्ट भी हो? तो ये जरूरी नहीं है। कैसे? अगर हम ये एक स्पेस लें एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हम ये जानते हैं कि इसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिनकी सेकंड पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू से बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अब ये देखिए क्या है कि एल स्क्वायर जो है ये एक ऐसी स्पेस है, इसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस होंगी एक्स एन बिलोंग टू एल स्क्वायर इफ एक्स वन मॉड स्क्वायर प्लस एक्स टू मॉड स्क्वायर प्लस एक्स थ्री मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये वाली जो सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हम ये कहेंगे कि दैट सीक्वेंस विल बिलोंग टू एल स्क्वायर। ओके, तो हम एल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर में इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें एल स्क्वायर में एक ऐसा सबसेट मिलता है जो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है लेकिन कंपैक्ट नहीं है। कौन सा सेट है ऐसा? हम इसके अंदर एक ऐसा सीक्वेंस डिफाइन करने लगे हैं ई एन, और ई एन इस तरह से डिफाइंड है कि दैट इज द क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन डेल्टा एन जे। ई एन इज डिफाइंड एज डेल्टा एन जे। अब ये एक मुकम्मल सीक्वेंस है डेल्टा एन जे। ये जो डेल्टा एन जे है इसका मतलब ये है कि दैट इज इक्वल टू वन इफ एन इज इक्वल टू जे एंड जीरो अदरवाइज इफ एन इज नॉट इक्वल टू जे। यानी ई वन अगर हम फाइंड करें तो ई वन से मुराद ये है कि डेल्टा वन जे, और ये की वेरिएशन अगर हम वन से इंफिनिटी तक लें तो ये इसकी टर्म्स क्या होंगी, डेल्टा वन वन, डेल्टा वन टू, डेल्टा वन थ्री, डेल्टा वन फोर एंड अप टू सो ऑन। डेल्टा वन वन जो कि वन के इक्वल है, डेल्टा वन टू जीरो है, डेल्टा वन थ्री जीरो है, डेल्टा वन फोर जीरो है एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास बन गया ई वन। इसी तरह ई टू जो कि है डेल्टा टू जे, सो जे की वेरिएशन वन से इंफिनिटी तक, सो डेल्टा टू वन, डेल्टा टू टू, डेल्टा टू थ्री, डेल्टा टू फोर एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड टर्म वन होगी, बाकी तमाम जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि ई वन में जस्ट फर्स्ट कंपोनेंट वन है, बाकी सारे जीरो है। ई टू में सिर्फ सेकंड कंपोनेंट वन है, बाकी सारे जीरो हैं। ई थ्री में थर्ड कंपोनेंट वन होगा, बाकी सारी टर्म जीरो होंगी एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं इनकी मदद से हमें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल रहा है ई एन, जिसके टर्म्स हैं ई वन, ई टू, या ब्रैकेट को ना ई थ्री एंड अप टू सो ऑन।
अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस की हर टर्म का नॉर्म 1 है। तो जब नॉर्म किसी फिक्स नंबर से छोटा है तमाम टर्म्स का, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इससे जो बनने वाला सेट होगा वो भी बाउंडेड सेट होगा, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो तो उसकी टर्म्स को अगर एक सेट में रख दिया जाए तो वो सेट भी बाउंडेड होता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस सेट हैविंग p1 p2 p3 एंड अप टू सो ऑन, ये एक ऐसा सेट है जो कि बाउंडेड है। अच्छा, साथ में एक और बात बताई गई है, अब ये क्लोज भी है। क्लोज इस वजह से है कि इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर ही मौजूद हैं। ये आपने खुद ही चेक करना है, बुक में वैसे इसकी डिटेल थोड़ी सी दी गई। तो ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आप में से कोई बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मीटिंग तक ये आप खुद कर लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मुझे बताएंगे। अगर ना बता सके तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, लास्ट पेज है हमारा आज का, कि थ्योरम है कॉम्पैक्टनेस से मुताल्लिक कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस एक्स एनी सबसेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एम इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस में कोई भी सबसेट कॉम्पैक्ट उस सूरत में होगा जब वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बात किया किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस की। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी नॉर्म स्पेस में कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट होगा तो वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। लेकिन हम इसके कन्वर्स की बात सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हो। अगर डायमेंशन फाइनाइट नहीं होगी तो फिर ये जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी होल्ड करें। तो फाइनाइट डायमेंशनल में हमने इफ एंड ओनली यूज किया, यानी कोई भी एक ऐसा सबसेट जो क्लोज्ड होगा और बाउंडेड होगा वो कॉम्पैक्ट भी होगा, और एक ऐसा सेट जो कॉम्पैक्ट होगा वो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होगा। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट डायमेंशन से मुतालिक एक। अब ये हमारे पास चंद एक थ्योरम्स हैं, जस्ट आप इनको देख सकते हैं कि इफ अ नॉर्म स्पेस एक्स हैज द प्रॉपर्टी दैट द क्लोज्ड यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट। अगर किसी भी नॉर्म स्पेस में इस तरह का जो सेट है जो कि क्लोज्ड यूनिट बॉल है, यानी जिसके अंदर ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 है, समान है, अगर ये वाला सेट कॉम्पैक्ट होगा तो फिर वो जो नॉर्म स्पेस है वो बीइंग अ वेक्टर स्पेस एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। नेक्स्ट है कंटीन्यूअस मैपिंग के लेट एक्स एंड वाई बी मैट्रिक्स स्पेसेस एंड टी इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ एक्स अंडर टी इज कॉम्पैक्ट। यानी यूं कह सकते हैं कि continuous image of a compact subset is again a compact subset। हमने शायद आपको याद हो टोपोलॉजी में भी ये पढ़ा था कि compactness is a topological property, यानी जब भी continuous function के तहत किसी compact subset का image लेंगे तो वो image भी compact होगा। और लास्ट है जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की तरह है कि a continuous mapping T of a compact subset M of a metric space X into R assumes a maximum and minimum at some points of m। आपको याद हो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की हमने बात की थी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में ये था कि किसी भी क्लोज्ड इंटरवल से अगर हम कंटीन्यूअस फंक्शन लें तो उस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होती है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी उसमें मौजूद होती है। तो वो हमारे पास इस क्रोलरी का एक स्पेशल केस बनता है, जो कि जब भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल लेंगे वो कॉम्पैक्ट होगा। इसका मतलब ये उस पर भी ये रिजल्ट वैलिड होगा। तो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक स्पेस का कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट ले लिया जाए तो उस कॉम्पैक्ट सबसेट के इमेजेस में, क्योंकि उसके इमेजेस सेट ऑफ रियल नंबर्स में होंगे, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एक मिनिमम वैल्यू भी होगी। ये है हमारे पास एक
मीट्रिक स्पेस एक्स, ये हम उसके अंदर एक सबसेट ले रहे हैं एम, और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सेट आर की तरफ, कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं। सेट एक्स से सेट आर की तरफ हमने एक फंक्शन लिया टी जो कि कंटिन्यूअस है। तो अल्टीमेटली सेट एम के जो एलिमेंट्स हैं इनके इमेजेस भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। तो ये रिजल्ट हमें लास्ट रिजल्ट ये बताता है कि सेट एम के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनसे जो बनने वाला इमेज सेट होगा वो एक बाउंडेड सेट होगा, यानी उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एक मिनिमम वैल्यू भी होगी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हमने लीनियर ऑपरेटर पढ़ने हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा।